नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति पर। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जिनसे पता चलता है कि कैसे कुछ विचारों ने न सिर्फ यूरोप को बदला बल्कि रूस में भी एक कह सकते हैं जबरदस्त क्रांति ला दी। हाँ बिल्कुल। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति से आज़ादी और बराबरी के विचार निकले थे, उन्होंने समाजवाद को कैसे प्रेरणा दी, और फिर रूस के जो अपने हालात थे उनमें ये सब एक क्रांति में कैसे बदल गया। हाँ, तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जैसा आपने कहा फ्रांस की क्रांति से। 1789 आज़ादी, बराबरी, भाईचारा, ये सब बातें तो निकली, पर ऐसा नहीं था कि पूरे यूरोप ने फौरन ही इन्हें अपना लिया। बिल्कुल नहीं। उस वक्त यूरोप में देखिए 3 तरह की सोच वाले लोग साफ दिख रहे थे। एक तो थे उदारवादी, वो चाहते थे संविधान बने, लोगों को अधिकार मिले, पर हाँ, वोट का हक सिर्फ उन मर्दों को जिनके पास जायदाद हो। अच्छा, सिर्फ प्रॉपर्टी वालों को। हाँ। दूसरे थे रेडिकल, वो चाहते थे कि सरकार बहुमत से बने और सभी पुरुषों को वोट का अधिकार मिले। सभी पुरुषों को, ओके। और तीसरे थे रूढ़िवादी, वो तो पुरानी व्यवस्था ही चाहते थे, राजा, चर्च, ये सब। हालांकि हाँ, वक्त के साथ वो भी धीरे धीरे बदलाव के लिए तैयार होने लगे थे। और देखिए, इसी बीच फैक्ट्रियां लगने से शहर तो बढ़ रहे थे। औद्योगिकरण। हाँ, औद्योगिकरण, पर उसके साथ ही मजदूरों की बुरी हालत, गरीबी और अमीरी का भारी फर्क, ये नई मुश्किलें भी खड़ी हो गई। अच्छा, तो इसी माहौल में फिर समाजवाद का विचार आया कि ये जो निजी संपत्ति है, यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। बिल्कुल, समाजवादियों का यही मानना था। वो कहते थे कि जमीन, फैक्ट्री जैसी चीजें किसी एक की न होकर मतलब पूरे समाज की होनी चाहिए। इसी सोच को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने आगे बढ़ाया अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। हाँ, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें उन्होंने कहा कि एक दिन मजदूर वर्ग, जिसे वो सर्वहारा कहते थे, मतलब जिनके पास अपनी मेहनत के सिवा कुछ नहीं होता, वो पूंजीपतियों को यानी बुर्जुआ वर्ग को सत्ता से हटा देगा और एक ऐसा समाज बनाएगा जहां कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब नहीं होगा। तो ये तो यूरोप की बात हुई, पर रूस में ऐसा क्या अलग था कि वहां बात क्रांति तक पहुंच गई? देखिए, रूस की कहानी थोड़ी अलग थी। 1914 के आसपास वहां जार निकोलस II का राज था। मतलब पूरी तरह तानाशाही, कोई रोक टोक नहीं, कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं। जरा भी नहीं। जार का कहा ही कानून। समाज में जबरदस्त असमानता थी। ज्यादातर लोग किसान थे, फैक्ट्रियां बहुत कम थीं, और लोगों को अपनी मर्जी से कुछ कहने या पार्टी बनाने की कोई आजादी नहीं थी। और फिर 1905 में कुछ हुआ था, वो खूनी रविवार वाली घटना का जिक्र आता है। हाँ, 1905 की क्रांति वो इसी असंतोष का नतीजा थी। एक तो रूस जापान युद्ध में जार की हार हुई थी, उससे काहे बेइज्जती हुई। फिर सेंट पीटर्सबर्ग में जब मजदूर शांति से अपनी मांगे लेकर महल की तरफ गए तो उन पर गोलियां चला दी गईं। हाँ, वही था खूनी रविवार। उसने तो आग लगा दी होगी। बिल्कुल। पूरे रूस में हड़तालें, प्रदर्शन होने लगे। आखिरकार जार को दबाव में आकर ड्यूमा मतलब एक संसद जैसी सभा बनाने की इजाजत देनी पड़ी। लेकिन क्या इस ड्यूमा से कुछ खास फर्क पड़ा? ज्यादा नहीं। देखिए, असली ताकत तो जार के हाथ में ही रही। वो जब चाहते ड्यूमा को भंग कर सकते थे। हाँ। असली भूचाल तो आया 1917 में। पहला विश्व युद्ध रूस के लिए बहुत भारी पड़ा। हाँ, लाखों सैनिक मारे गए थे शायद। लाखों सैनिक मारे गए, खाने की चीजों की जबरदस्त कमी हो गई और अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। लोगों का सब्र बस टूट गया। तो फरवरी 1917 में जार को गद्दी छोड़नी पड़ी। हाँ, राजधानी पेट्रोग्राद में मजदूरों ने हड़ताल कर दी और इस बार सैनिक भी उनके साथ मिल गए। हालात इतने बिगड़े कि जार को राजपाट छोड़ना पड़ा। एक अस्थायी सरकार बनी। पर वो सरकार भी लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं कर पाई। बिल्कुल नहीं। ना तो वो रूस को युद्ध से बाहर निकाल पाई, ना जमीन का मसला सुलझाया, न ही रोकी का इंतजाम कर पाई। लोगों का गुस्सा बना रहा। और यहीं पर लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी का रोल आता है। उनका वो मशहूर नारा, शांति, जमीन और रोटी। एकदम सही। व्लादिमीर लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी, जो समाजवादियों में सबसे ज्यादा कट्टर थे कह सकते हैं और तुरंत क्रांति चाहते थे, वो इस मौके पर एक मजबूत विकल्प बनकर उभरे। उनका नारा सीधा लोगों की जरूरतों से जुड़ा था। अक्टूबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने योजना बनाकर अस्थायी सरकार को हटा दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली।
और उसके फौरन बाद बड़े ऐलान हुए उद्योगों और बैंकों पर सरकारी कब्जा, मतलब राष्ट्रीयकरण, जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों में बांटना। लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। रूस में फिर गृह युद्ध छिड़ गया। हाँ, वो रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी वाला। बिल्कुल, बोल्शेविकों की रेड आर्मी और उनके तमाम विरोधियों की व्हाइट आर्मी के बीच भयानक लड़ाई चली, करीब 1918 से 1920 तक। आखिरकार बोल्शेविक जीते और 1922 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की स्थापना हुई। तो जाहिर है इस इतनी बड़ी घटना का असर सिर्फ रूस तक तो सीमित नहीं रहा होगा, दुनिया भर में पड़ा होगा। बेशक, एक तरफ तो इसने दुनिया भर में कई कम्युनिस्ट पार्टियों और आंदोलनों को प्रेरणा दी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के पूंजीवादी देशों में साम्यवाद का एक डर बैठ गया, जिसके चलते वहां कई बार विरोध की आवाजों को दबाया भी गया। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे फ्रांस से निकले विचार, फिर रूस के अपने बिगड़े हुए सामाजिक आर्थिक हालात, पहले विश्व युद्ध की तबाही और लेनिन जैसे एक मजबूत नेता, इन सब ने मिलकर एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने न सिर्फ रूस को बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। बिल्कुल, पर यहाँ एक सवाल सोचने लायक जरूर रह जाता है कि क्रांति ने जो मुख्य वादे किए थे, शांति, जमीन और रोटी, वो जमीनी हकीकत में किस हद तक पूरे हुए? और क्या उन वादों की जगह वक्त के साथ नई तरह की सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हो गई? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचा जा सकता है।